Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Aptiguru's official YouTube channel. आज हम आपके चंडीगढ़ पुलिस के रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो शुरू करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो किंग हर्षवर्धन थे उनके कोर्ट पोएट का क्या नाम था. तो देखिए ऑप्शंस को, क्या लगता है आपको क्या नाम हो सकता है. पहले ट्राई कीजिए सॉल्व करने की. चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. दैट इज योर मन्ना भट्टा. चलिए आगे चलते हैं. विच एम्पेयर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज. चलिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागानंदा है वो किसने लिखी है और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है. ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की. तब तक मैं नागानंदा को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो लिख देती हूँ. जॉय ऑफ सपेंस. चलिए अब सोचिए क्या हो सकता है आंसर. मिला. चलिए, अगर आपका आंसर हर्षवर्धना है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है. चलिए आगे चलते हैं. हाँ जी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स. जैसे कि आपको पता ही है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो हमारी इंडियन जो हेरिटेज है उसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी को हम यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर चुके हैं. राइट. यूनेस्को क्या है. यूनियन नेशंस ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. चलिए ट्राई कीजिए आंसर देने की कि क्या आंसर हो सकता है. और अगर आपका आंसर इंदस और झेलम है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है. चलिए आगे चलते हैं. हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा. देखते हैं भाई कौन है मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा. हाँ जी, अगर आपका आंसर इसमें इंद्रा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे ट्रैक पे है. Next question. Big landlords or warrior chief in the 7th century were acknowledged by as the existing king. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे एंड जो वॉरियर्स है, ठीक है, उनको किंग्स जो थे वो किस डेजिग्नेशन से कॉल करते थे. ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है. पहले आप ट्राई कीजिए. अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड. अगर नहीं पता है तो अभी हम आंसर पता कर लेंगे. सोचिए. चलिए, अगर आपका आंसर क्या है सी ऑप्शन समानतास, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंगस द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपके सिख गुरु थे हरकृष्ण जी, उनके आगे का या उनके बाद कौन जो है आपके नेक्स्ट गुरु जो बने हैं. सोचिए क्या आंसर हो सकता है. इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ. जो आपके सिख गुरु हरकृष्ण जी थे उनका जो टेन्योर था वो सबसे छोटा कंसीडर किया जाता है अमंग ऑल द सिख गुरुज. हाँ जी, अगर आपका आंसर इसमें बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ जी, द क्वीन विद द टाइटल दीदा रूल्ड ओवर विच पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 980 एंड 1003. अब यहाँ पे दे दिया गया है एक क्वीन, ठीक है, एंड उनको एक टाइटल दिया गया है दीदा. आपको ये भी नॉलेज दे दी गई है कि उनका टाइम पीरियड क्या था. बस आपको ये बताना है कि उन्होंने किस जगह पे राज किया था. ट्राई कीजिए. और अगर आपका आंसर इसमें कश्मीर है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है. चलिए आगे चलते हैं. जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी. जामा मस्जिद भाई इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्कीज में से कंसीडर किया जाता है. एंड इसको पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सेंचुरी में बनाया था. तो इसको आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको शाहजहां जी ने बनाया था.
ठीक है, अब आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि शाहजहां जी ने कौन सी सेंचुरी में बनाया था, सोचिए। एंड अगर आपका आंसर इसमें आता है दैट इज योर 16th सेंचुरी, तो यू आर समवेयर राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर? देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी होगी। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि पोर्चुगीज ने कब बीजापुर, जो गोवा है, वो बीजापुर से कब कैप्चर किया था। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि पहला पोर्चुगीज कब इंडिया आया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ईयर के ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, सोचिए, फिर हम आपको बताते आगे। अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन का 1510 है तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो पोर्चुगीज थे वो सबसे पहले कब आए थे इंडिया में, तो दैट इज योर 1498। कौन आए थे, तो वास्को डी गामा जी आए थे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट कभी पूछ ले तो दैट इज योर 20 मई। ठीक है, 20 मई 1498 को जो आपके वास्को डी गामा जी है वो इंडिया में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि कैप्चरिंग कब हुई, तो वो हुई थी आपकी 1510। अब 1510 में आपके जो पोर्चुगीज गवर्नर थे उनका नाम था अल्बुकयार। ठीक है, तो अंडर हिज गवर्नरशिप जो आपका गोवा है वो कैप्चर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following were the pioneer in opening oceanic trade with India? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इन चारों में से कौन है जिसने जो आपका सी रूट है ना उसको ओपन किया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सुना होगा ध्यान से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और अगर आपका आंसर है डी ऑप्शन पोर्चुगीज़, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया कि पोर्चुगीज़ जो है आपके 1498 में कहाँ पे आए थे, इंडिया में आ गए थे। कौन आए थे, वास्को डी गामा जी आपके इंडिया आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द टैक्स कलेक्शन बाय मराठाज वॉज नोन एज, कि जो आपका टैक्स कलेक्शन था बाय मराठाज उसको उन्होंने क्या टर्म दी थी। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है चौथ, तो बिल्कुल सही है। अब चौथ क्या था, देखिए चौथ जो था वो आपका एनुअल टैक्स था, जो कौन लेते थे, मराठास लेते थे। ठीक है, बाकी जो आपका ये पिलग्रिम टैक्स है, जो जाजिया है, ये आपके मुगल एम्पायर के टाइम पे हम लोग इसको अच्छी तरह देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड हैदर अली बिल्ट अ मॉडर्न एसेनल? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैदर अली जी ने कहाँ पे मॉडर्न एसेनल जो है बिल्ड किया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इफ योर आंसर इज ऑप्शन ए दिंदीगुल, देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सिरंगापट्टनम? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है सिरंगापट्टनम में लगाया था। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, इसको स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप मेरी माने तो पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं उसका फटाफट से नोट कर लीजिए और फटाफट से एग्ज़ाम के टाइम पे क्विकली रिवाइज कर पाए। ठीक है, हाँ जी, और अगर इसी बीच आप लोगों ने आंसर निकाल लिया है और आपका आंसर अगर डी ऑप्शन है, देन वो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्री ऑफ लिबर्टी जो है किसने लगाया है, टीपू सुल्तान जी ने लगाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम वॉज, राइट, कि ऐसे कौन से साउथ इंडियन रूलर है जिन्होंने सेरिकल्चर का कॉन्सेप्ट जो है अपने किंगडम में लेके आए थे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एंड अगर आप सॉल्व कर चुके हैं और आपका आंसर ए ऑप्शन है, देन कहीं ना कहीं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। The Modi script had been employed in the documents of the, इतना याद रखिएगा, यहाँ पे मोदी स्क्रिप्ट की बात की गई है, हमारे रिस्पेक्टेड पीएमजी की बात नहीं की गई है, ठीक है। हाँ जी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जो मोदी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो जिसमें हम लोग क्या रखते थे, एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते थे, वो इन चारों में से किसका कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने आंसर ढूंढ लिया है और आपका आंसर मराठास है, देन बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी स्क्रिप्ट जो है वो किन्होंने लिखी है भाई, मराठास ने, जिसमें उन्होंने क्या रखा कि जो भी उनके किंगडम के अंदर एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उन्होंने यहाँ पे रखी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। अगेन दिस इज़ द रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार देखा गया है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि अपने साथ पेन पेपर रख के बैठिए, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन है उसका फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि वो आपके एग्ज़ाम टाइम पे काम आएंगे। हाँ जी, अब देखिए आत्मीय सभा जो है किन्होंने ढूंढी थी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज योर राजा राम मोहन रॉय जी ने ढूंढी थी आत्मीय सभा। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आत्मीय सभा कौन से ईयर में ढूंढी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1815 में आत्मीय सभा को ढूंढा गया था। इन्होंने ढूंढा था, तो वो आपके राजा राम मोहन रॉय जी ने ढूंढा था, ठीक है। हाँ जी, अमंग द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विद राजा राम मोहन रॉय इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यहाँ भी पूछा गया है कि राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके इन चारों में से किसने उनके जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, उसको आगे बढ़ावा दिया था। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सोचिए क्या हो सकता है आंसर इसका। और अगर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। कौन थे आपके? डेविड हेयर थे, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी के साथ मिलके उनके एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। अब अगर आप सोचते हैं कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम था कौन सा, तो ये था आपका हिंदू कॉलेज, राइट? क्या था? हिंदू कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द वेदास कंटेन ऑल द ट्रुथ वॉज इंटरप्रेटेड बाय, कि हमारे जो वेदास हैं उसमें सारी सच्चाइयाँ लिखी है, ये इन चारों में से किसने कहा था? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही वो थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे जो वेदास है उनके अंदर सारी चीज़ों की सच्चाई जो है लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ द, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए या फिर जो उनकी हालत है उससे थोड़ा उठाने के लिए इन चारों में से वैसा कौन सा प्रोग्राम था? ठीक है, सोचिए कौन सा था। और अगर आपका आंसर इसमें आता है बी ऑप्शन, दैट इज़ योर सत्य शोधक समाज, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। पहली बात देखिए, जो सत्य शोधक समाज है वो ज्योतिराव फुल्ले जी ने शुरू किया था। ठीक है, जो ज्योतिराव फुल्ले जी हैं वो खुद एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट फेस किए थे जिसमें शायद से उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट ड्यू टू दिस कम्युनिटी, ड्यू टू दिस माली कम्युनिटी उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिल पाई। तब उन्होंने जाके ये क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अरे हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ सोशल रिफॉर्मर बिलोंगिंग टू द माली कम्युनिटी ऑफ पुणे। देखिए, अगर आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं। ट्राई कीजिए।
और अगर आपका आंसर सी ऑप्शन है देन आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत मैच किए गए हैं और एक जो है करेक्टली मैच किया गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज एनी बेसेंट ने, नहीं बिल्कुल। थियोसॉफिकल सोसाइटी विवेकानंद जी ने, नहीं। रामकृष्ण मिशन केशव चंद्र सेन ने, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बिल्कुल सही। जो आर्य समाज की स्थापना है वह किन्होंने की है? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। By the Act of 1858, the powers of the Board of Control and the Court of Directors were transferred to, यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की है? एक्ट ऑफ 1858। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ जो शायद से आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये द एक्ट को मैं क्या लिख देती हूँ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ जी, अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और अगर आपका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1857 में रिवॉल्ट हुई थी, जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ गए थे। ठीक है, दे वर फीलिंग इनसिक्योर, तभी वो क्या लेके आते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं इन 1858, जस्ट आफ्टर दैट रिवॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स फॉर द काउंसिल ऑफ बंगाल वाज रेज्ड फ्रॉम 22 ब्लैंक इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए, पहले जो आपके काउंसिल जो मेंबर्स थे बंगाल के वो 20 थे। ठीक है, बट जब आपका द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया तब उसकी जो अमाउंट है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ठीक है, वो कितनी है? दैट इज 60, 50, 70 और 25। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि कितनी है। एंड इफ आपका आंसर अगर 50 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। The 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट इज़ ऑल्सो नोन हैज़, अगेन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस एक्ट के रिलेटेड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, दैट इज़ 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, उसी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो उसका दूसरा नाम ट्राई कीजिए पहले तो सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, एल्स आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। हाँ जी, और अगर आपका जो इसका आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन बी, द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्योंकि द इंडियन काउंसिल एक्ट को हम द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट की जगह ये लिख देते द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को हम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये भी कब आया था? 1909 में ही आया था। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। The company's monopoly of trade was abolished by the Act of. ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के अंतर्गत जो आपके कंपनी मोनोपोली है ऑफ ट्रेड, इसको ख़त्म कर दिया गया था। देखो, मैं आपको वापस से एक हिंट दे देती हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे एक्ट की जगह लिख दूँ चार्टर एक्ट, हाँ जी, अब कीजिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
और अगर आपका आंसर है दैट इज़ योर 1813, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर यही कहा गया था कि कंपनीज मोनोपोली यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो उसकी ट्रेड मोनोपोली है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is associated with Lord Wellesley, the Governor General of India from 1798 to 1805? यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों इंसिडेंट में से कौन सा इंसिडेंट है जो लॉर्ड वेल्से के अंतर्गत किया हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं, और उनका टाइम पीरियड भी बता दिया, दैट इज़ योर 1798 to 1805। अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपका आंसर जो है ऑप्शन बी दैट इज योर सब्सिडरी अलायंस, तो वो कहीं ना कहीं सही है। अब जब सब्सिडरी अलायंस की यहाँ पे बात हो गई है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस के अंदर ये कहा गया था कि इफ़ देयर इज़ अ इंडियन किंग, कोई भी इंडियन किंग है, उसको क्या करना है, अपने दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके पास ज़्यादा सोल्जर्स नहीं है, ज़्यादा आर्मी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जिससे चांसेस है कि वो वॉर हार सकता है। तो इस केस में वो क्या करेगा, वो वो जो आपके ब्रिटिशर्स है उसके साथ क्या करेगा, एक ट्रीटी साइन करेगा, जिसके अंतर्गत वो एक तरह से क्या करेगा, उनकी जो आर्मी है ना उसको रेंट पे ले लेगा। अब देखो, जब रेंट पे लेगा तो उससे रेंट तो देना पड़ेगा आर्मी का, उसके साथ साथ उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, उनके कपड़ों का खर्चा, उनके वेपन्स का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो किंग है उसके पास भाई आपका पैसों का पेड़ लगा है कि बस वो पैसे तोड़े और देते जाए, नहीं। तो एक टाइम ऐसा आता था जब उनके सारे जो पैसे हैं ना वो ख़त्म हो जाते थे, तो उसके बदले में ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि देखिए आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो आप क्या करो, अपने जितना भी एम्पायर है, जितना भी किंगडम है, उसका लैंड पीस देना शुरू कर दो। जिससे क्या होता था, एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आता था कि वो जो पूरी किंगडम है, वो जो पूरी किंगडम की लैंड है, वो किसके अंडर चली जाती थी, ब्रिटिशर्स के अंडर चली जाती थी। तो इसी पूरे ट्रीटी को ही क्या बोला जाता था, सब्सिडरी अलायंस जो है आपका बोला जाता था। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एज वेल एज द सब्सिडरी अलायंस। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कुर्जन वेली हु वॉज मर्डर्ड बाय मदन लाल धिंगरा इन लंदन वॉज। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए लंदन में मर्डर हुआ था, किसने किया था, आपके मदन लाल धिंगरा जी ने किया था। किसका किया था, कुर्जो का किया था। ठीक है, अब कुर्जो थे क्या, वो हमसे पूछा जा रहा है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपका आंसर बी ऑप्शन आता है दैट इज एडवाइज़र टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द Covenanted Civil Services of India which later came to known as the Indian Civil Services। In short, जो आज जिस एग्ज़ाम से हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा डरते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज, वो किसने शुरू किया था, यहाँ पे वही बात जो है आपसे पूछी गई है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर हिंट चाहिए तो मैं आपको वो भी दे देती हूँ, उस शख्स को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। और अगर यही सुन के आपका आंसर सी ऑप्शन आता है कॉर्नवालिस, तो कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल सही हैं, बिकॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने आपके सिविल सर्विस, जिनको हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द स्वदेश बंधाओ समिति, भाई इन सब में से किन्होंने आपका स्वदेश बंधाओ समिति जो है शुरू किया था। ठीक है, सोचिए। और अगर सोचने के बाद आपका आंसर ऑप्शन ए आता है तो कहीं न कहीं आप बिल्कुल सही हैं। उनका नाम है अश्विन कुमार दत्त जी। चलिए आगे चलते हैं। Who said that the constant drain of wealth from India was responsible for India's economy miseries? हाँ जी, इन चारों में से किसने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ? ठीक है, सोचिए।
अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है एंड इसका आंसर एक ही होगा। सोचिए, और अगर सोचने के बाद आपका आंसर ऑप्शन सी आता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, द ब्लैंक is a key factor in making the gram panchayat play its role and to be responsible. Now this is again a fill in the blank. इसमें आपको इन चारों में से क्या करना है, appropriate term जो है फिल करनी है, और अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग वो appropriate term जो है ऑप्शन बी है ग्राम सभा, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। Let's continue. Which among the following is not, okay, I'm repeating it again, which among the following is not a level of government in India? Not बोल दिया है, it means गलत वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ जी, इन सारों में से, इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? सोचिए। एंड इसमें अगर आपका आंसर जो है डी ऑप्शन आता है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही है। बिकॉज देखिए, लोकल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और नेशनल गवर्नमेंट भी होती है, तीनों ही होती है ना। तो लास्ट क्या बचा? नो ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ये वाला भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, और हमारा सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, the idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to how many other levels? The easiest question and the most important question again as per your exam, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है आप लोगों के एग्जाम में। तो हाँ जी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कितने लेवल्स का सिस्टम है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपका आंसर आता है बी ऑप्शन, देन कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही ट्रैक पे है, बिकॉज येस दे आर ओनली 2 लेवल सिस्टम। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which of the following organ of the government refers to a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government? अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे दिए गए, पूछा गया है कि इन सब में से सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है जो हमारी गवर्नमेंट को रन करता है एंड उसमें लॉज भी बनाता है। तो चलिए करिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मिल गया आंसर। चलिए देखते हैं सही है कि गलत है। जुडिशरी नहीं, देखिए जुडिशरी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी लिखा है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और योर लोकल कोर्ट्स एज वेल, और वो तो देखो बहुत सारे हो जाएंगे जब हम कंबाइन करके काउंट करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, अगेन ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? प्रोमिनेंट मेंबर्स, राइट। तो प्रोमिनेंट मेंबर्स हमेशा काउंट में कम होंगे ना, और यहाँ पे पूछा भी वही है। क्या पूछा है? स्मॉलर ग्रुप। तो जुडिशरी बड़ा ग्रुप हो गई, लेजिस्लेचर बड़ा ग्रुप हो गई, छोटा ग्रुप कौन सा हो गया? द एग्जीक्यूटिव्स। अब देखिए, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2, इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेसिज्म वॉज ओरिजिनेटेड? कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें फेसिज्म जो है आपका ओरिजिनेट किया गया है? हाँ जी, देखिए, और अगर आपका आंसर आता है ए ऑप्शन, इटली, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। Who gave the concept of separation of powers related to the different form of governments? अब यहाँ पे पूछा गया है इन चारों में से separation of powers जो concept है वो किन्होंने दिया है? Try to solve this question. And if your answer is option A, then वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं एक सही आंसर है। ठीक है, चलिए let's move forward. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज
और आर नॉट एन ऑर्गन इन ऑर्गन्स। यहाँ बोला गया है कि हमें पता है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन में देखा भी, राइट। तो यही पूछा गया है कि आपको जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा नहीं है पार्ट उसका। तो लेट्स सी, ट्राई टू सॉल्व। देखिए, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, यानी ये भी है, ये भी है। अब पूछा है मीडिया। देखिए, मीडिया जो है आपके गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो बस हमें इंफॉर्मेशन देती है ना, उसका हिस्सा तो नहीं है, डिसीजन तो नहीं लेती है। तो ये क्या है, पार्ट नहीं है। और वही पूछा गया है 2, यानी ओनली 2 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। prevents the Panchayat Raj from doing wrong things like misusing money or favoring certain people। यहाँ पे ब्लैंक आएगा और उस ब्लैंक को हमें फेवर करना है कि कौन से ऐसे इन चारों में से ऐसा ग्रुप है जो प्रिवेंट करता है पंचायत को अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने से और कुछ स्पेसिफिक लोगों को फेवर करने से। हाँ जी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इफ़ योर आंसर इज ए ऑप्शन देन वो बिल्कुल ही सही है। ग्राम सभा ही है जो गलत चीज़ें होने से रोकती है, किसमें, आपकी पंचायत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स है। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको अब तक आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने कितने लेवल्स हैं, कौन कौन से हैं, वो भी एक क्वेश्चन में देख लिया। कौन सा लेवल नहीं है वो भी अभी क्वेश्चन में देख लिया। तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। एंड अगर आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन आता है तो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा ना लोकल, स्टेट, नेशनल, हो गए ना 3, और 3 यहाँ पे है, तो हम आंख बंद के उसको टिक कर देंगे। चलिए, द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कि जो आपकी स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब ऑर्गेनाइज की गई हैं, ठीक है, या रीऑर्गेनाइज की गई हैं। देखिए, लिंग्विस्टिक जो है दैट इज योर लैंग्वेज। सिंपली दे आर आस्किंग कि लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है, आपकी जो स्टेट्स है वो कब रीऑर्गेनाइज की गई हैं, तो दैट इज इन योर 1956। Let's move forward. The first commission appointed by the government in 1948 to examine the case of the reorganization of state on linguistic basis was head by। अब यहाँ पे हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बांटने के लिए, ठीक है, किसको हेड चुना गया। तो 4 लोग हैं, सोचिए कौन हो सकता है। एंड अगर आपका आंसर इसमें आता है ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस एस के धार, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। द फेमस JVP कमेटी। अब J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, V स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, P स्टैंड्स फॉर पताभी सिद्धरामैया was appointed in December 1948 to examine। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे देती हूँ। हमने पीछे 2 क्वेश्चंस किए ना, उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। अब सोचिए, हमने किस बेस पढ़ा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, राइट। लैंग्वेज बेसिस पे हमें स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ी, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। और अगर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टू एग्जामिन द इशू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। देखिए, हिंट तो एक और था यहाँ पे, 1948, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ग्रुप। हाँ जी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एक तरीके से किस इंसान ने हेड किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ग्रुप को, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दैट इज योर ऑप्शन ए, फैजल अली एंड खंजरू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट अप इन 1953 to consider the demand of linguistic states was headed by।
अगेन पूछ लिया गया। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा, और अगर आपका आंसर जो है ऑप्शन ए फैज़ल अली, तो वो बहुत ही सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डिवाइडेड द इंटायर कंट्री इन टू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आपका एक्ट आया 1956 में, तब कंट्री को कितने हिस्सों में बांट दिया गया था, माने कितने स्टेट्स में और कितने यूटीज में बांट दिया गया था। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, दैट इज 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से 5-year प्लान में रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपका आंसर है 5th प्लान, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही हैं। Which tax caused a burden on the poorer section of the society? कि इन चारों में से कौन सा ऐसा टैक्स है जो पुअरर सेक्शन पे क्या क्रिएट कर रहा है, बर्डन क्रिएट कर रहा है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, या फिर दोनों ही नहीं। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। बर्डन तो है, तो डी ऑप्शन आप डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 3 है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड इफ योर आंसर इज डी ऑप्शन, देन कहीं ना कहीं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। कि इन सब में से लॉरेंस कर्व जो है किसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। देखिए, अगेन अगर आपका आंसर जो है डी ऑप्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैंक इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये क्या है, एक यहाँ पे ब्लैंक आएगी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इट इज़ अ डेफिनेशन इन चारों में से एक की। ठीक है, कि इन चारों में से क्या ऐसी चीज़ है जो हमें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताती है। और अगर आपका आंसर सी ऑप्शन है, दैट इज आइसोक्वेंट, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। In a market system, the central problems regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by signals. इन चारों में से किसकी डेफिनेशन है, you have to find। एंड अगर आपका आंसर आता है सी ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही आंसर है। विद दिस हम आज की सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू एंड हैव अ रियली नाइस डे। टेक केयर।